कैपिटल टीवी के खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान पहले ही मुश्किलों में घिरा हुआ है और अब यूएई ने पाकिस्तान पर चतुराई दिखाने की सजा देते हुए 17 अप्रैल तक $2 अरब का लोन वापस मांगा है। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही बेहद कमजोर है। ऐसे में यूएई का ये शॉर्ट टर्म रोल ओवर पाकिस्तान के लिए नई परेशानी खड़ी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान से बुरी तरह तिलमिलाए पाकिस्तान ने नई गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगली बार हमारा जवाब और ज्यादा ताकतवर और निर्णायक होगा। तो कैसे पाकिस्तान इन दिनों कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ईरान युद्ध की वजह से तो पाकिस्तान पहले परेशान था और अब यूएई ने जिस तरीके से लोन वापस मांगा, इससे कितनी परेशानी बढ़ गई है? भाई, भिखारियों का ही हाल होना ही था। हमने 4 दिन पहले बताया था कि किस तरीके से मुनीर को बुलाया गया यूएई। ये कर रहे थे वार्ता, चौधरी बनने की चाहत में बर्बाद हो गए ये लोग। कारण यूएई को मालूम चला कि अच्छा, 4 देशों को बुलाया, हमको नहीं बुलाया। ये तो बड़ा ही उसको नमक हरामी है ये तो तलब किया गया। तलब करके वहां मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद ये वापस लौटे तो शहबाज शरीफ के पास जाकर के इन्होंने कहा कि यूएई तो बड़ा नाराज है, पैसे मांग रहा है। अब आनन फानन, क्या पैसे नहीं है तो क्या करोगे? तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पैसा तो चाहिए होगा ना, दाम बढ़ा दिए। क्यों हुआ ये पूरा मसला? यूएई ने कहा कि आप ईरान के साथ थोड़ा ज्यादा ही सट रहे हो, वार्ता कर रहे हो तो सऊदी अरब को बुला रहे हो, हमें क्यों नहीं बुलाया? पैसे खाते हो हमारा, और वो पैसा क्या है? $2 बिलियन। वो उसके खाते में रखा हुआ है एज ए गारंटी मनी, कि जिसके आधार पे आईएमएफ इनको लोन दे रहा है। वो बैंक अकाउंट से यूएई ने अगर वापस ले लिया तो फिर आईएमएफ का कोई भी पैसा फिर पाकिस्तान नहीं जा पाएगा। बहुत मनाने की कोशिश की, मिन्नतें की, बोले भाई ऐसा है ना, आप ईरान के साथ ही रहो। इतने दिनों तक पाकिस्तान की तरफ से एक शब्द नहीं निकला कि ईरान के हमले में सबसे ज्यादा नुकसान यूएई का हो रहा है। क्या आपने ईरान से अपील की कि यूएई के ऊपर जो है आप हमले ना करें? 18 लाख लोगों को हम यहां नौकरी दे रखे हैं, तुम्हारे पाकिस्तानियों को। तो ये मसला तो फंस गया। अब ये ना लोन मिलेगा और पैसे वापस ले लिए, डेडलाइन भी दे दिया गया। तो इसका मतलब है कि जो बातें हम लोग लगातार कह रहे थे कि तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लोग सड़कों पे आ गए हैं। पता चला कि जमात इस्लामी वालों ने कहा है कि भाई हर शहर में अब धरना प्रदर्शन करेंगे, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ और जैसे बांग्लादेश में हुआ, वैसे कहीं पाकिस्तान में लोग मुनीर के घर और शहबाज शरीफ के घर न घुस जाए, वैसी ही स्थिति बन रही है। सब पाकिस्तान के पास अभी इतने पैसे हैं कि वो यूएई को वापस दे सके? देखिए, पाकिस्तान के पास पैसे तो कभी नहीं थे। अगर रहता तो इस तरह का गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो परेशानी पाकिस्तान के अंदर है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां पर तो प्रोटेस्ट ऐसे बढ़ता जा रहा है कि कहीं मुनीर के घर पर भी हमला ना हो जाए, शहबाज शरीफ के घर पर भी हमला ना हो जाए। ये महंगाई बढ़ाई गई, 45% दाम बढ़ाए गए, 55% दाम बढ़ाए गए डीजल और पेट्रोल का, और इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। पहला प्रदर्शन इमरान खान की पार्टी की तरफ से कुछ क्षेत्रों में, उसके बाद जमात उल इस्लामी की तरफ से। अब ये सब कट्टर संगठन जो कि कभी मुनीर के सपोर्ट में थे, वो भी अब सड़कों पर आ रहे हैं कि नहीं, अब तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना बर्दाश्त करें, क्योंकि ये यहूदियों और ईसाइयों ने मिलकर इस्लामिक देशों को आपस में लड़ाया है। यहूदी और ईसाइयों ने, ये इजराइल और अमेरिका का कारनामा है कि इन लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि खाड़ी देश आपस में भी उलझे हुए हैं। ईरान के साथ खाड़ी देशों का संघर्ष चल रहा है और पाकिस्तान भी उलझा हुआ है।
और इसके चक्कर में आसपास के कुछ और देश यानी शिया सुन्नी का विवाद भी बढ़ गया है, लेबनान पर भी अटैक हो रहा है। तो इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि इस्लामिक देश आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर दे। जैसे यूएई ने कहा पाकिस्तान को सीधे तौर पर कि आपने सऊदी अरब के साथ अपने डील के कारण बातचीत जारी रखी, आप ईरान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे, यूएई पर इतने अटैक हो रहे, कभी भी पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर, यहां तक कि प्रधानमंत्री या फिर असीम मुनीर खुद ही आकर यूएई के साथ बैठक नहीं किया, कहीं सांत्वना नहीं दिया, यह भी नहीं कहा कि नहीं अगर इतने हमले हो रहे हैं तो हम कोई डिफेंस सपोर्ट दे सकते हैं। आप बीच बचाव करते रहे, ईरान के साथ खड़े रहने की कोशिश करते रहे, आप खुलकर ईरान का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो आप न्यूट्रल स्टेट हो तो फिर हम भी न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर हम क्यों सपोर्ट करते रहे तुम्हारा। ये जो 18 लाख पाकिस्तानियों की बात हो रही है, ये $2 बिलियन लौटाने की ही नहीं बल्कि 1.8 मिलियन ये पाकिस्तानियों को यूएई से वापस भेजने की भी बात होगी। और ये पाकिस्तान ऐसे फंस चुका है कि खाड़ी के देशों में एक दूसरे के विरोध में भी आवाज उठ रहे हैं कि भाई पहले अपनी जान बचाओ, बाद में देख लेंगे एकता की बात। और सबसे ज्यादा हमले अगर यूएई के क्षेत्रों में हो रहे हैं तो वो तो आगे बढ़ेगा ही, वो तो अमेरिका से भी डिमांड कर रहा है, वो तो इजराइल का भी सपोर्ट कर देगा अपने बचाने के लिए। अब पाकिस्तान किसका सपोर्ट करेगा? वे तो इंतजार कर रहा है कि सऊदी अरब जब तक न कहे हम इस युद्ध में शामिल होंगे नहीं। और ट्रंप इस बीच बैठकर खेल कर रहा है कि नहीं थोड़ा और लंबा लड़ने दीजिए, थोड़ा और ज्यादा बढ़े, उसके बाद ये आपस में ही उलझ जाएंगे, फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपस में ही मर मिटेंगे। सर पाकिस्तान फंसा हुआ है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस हाई है, भारत को धमकी दे रहा है। भाई धमकी नहीं है, इसको गिदड़ भभकी कहते हैं जी। अब दिक्कत क्या है, राजनाथ सिंह ने छेड़ दिया। राजनाथ सिंह ने हकीकत बताई कि 22 मिनट में तुमने घुटने टेक दिए, घुटना तो टिकवाया हम लोगों ने, 22 मिनट में वो भी अंदर घुस घुस के हम लोगों ने मारा, पता भी नहीं चला, पाकिस्तानियों को पता भी नहीं चला। और ये ख्वाजा आसिफ ये बकवास कर रहा है, जरा अपने प्रधानमंत्री से पूछ लिया होता कि जो उसने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि हम तो फज्र की नमाज से पहले स्विमिंग पूल, मतलब कैसे कैसे लोग हैं भाई, 3 बजे भोर में कोई स्विमिंग पूल में नहाता है? ये पाकिस्तानियों का पता नहीं रात में ज़्यादा लंबा पार्टी हो गया होगा। और 3 बजे वो बता रहा है कि मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तब हमारे कमांडर इन चीफ ये मुनीर ने फ़ोन किया, उधर से ब्रह्मोस मार दिया, ब्रह्मोस नहीं बोलते, ब्रह्मोस मार दिया। और ब्रह्मोस मारने की वजह से अब पता नहीं क्या होगा, उस समय हम लोगों का कलेजा जो है वो बाहर आ गया, तो डर के मारे तो तुम्हारी हालत खराब थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस बार जो है पहले से जवाब देंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा कि अब इधर उधर फिर से तुमने कोई कारस्तानी करे, क्योंकि इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह से मुनीर के ऊपर हमला, जिस तरह से यूएई पैसे ले रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स करने जा रहा है। देयर इज ओनली वन थिंग जो पाकिस्तान को और वहाँ की सरकार, वहाँ के आर्मी को आईसीयू में लेकर के जा सकता है कि थोड़े दिन और उसको जीवित रख सकता है, इज कि भाई हिंदुस्तान के साथ वो लड़ाई लड़ ले। दैट इज द ओनली, उसको होता है कि फेविकॉल की तरह काम करेगा। तो ये फेविकॉल जो है वो इस्तेमाल कर सके। राजनाथ सिंह ने कहा इस बार आए तो इस बार फिर पिटेंगे और इस बार बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे, तो वो बौखलाया हुआ है। उसके पास समझ में, भाई अभी लड़ोगे तो लड़ोगे कैसे? तुम्हारे टैंक में डालने के लिए डीजल है क्या? डीजल है? नहीं है। पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन लोगों ने डेजर्ट के अंदर एक एक्सरसाइज करने की कोशिश की, वो टैंक लेकर के चले गए लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे डीजल खरीदने के लिए कि वो टैंक में डाल सके। ये तो हालत है इनकी। लेकिन देखिए बयान बहादुर कितना है ये ख्वाजा आसिफ, ये ही इज जोकर, ये पूरी तरीके का एक जोकर है। इसकी बातों को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सर क्या ये युद्ध आगे बढ़ सकता है? देखिए स्थिति तो खराब हो ही चुकी है और भारत तैयारी पर तैयारी कर रहा है। इस बीच जो अरिदमन को परमाणु पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लैस किया गया,
और अभी भारत ने नेवी में जो तैयारी की है, जिसके लिए राजनाथ सिंह बता रहे थे कि अभी भारत चारों तरफ से पाकिस्तान पर एक तरफा अटैक करने की कोशिश करेगा। अगर वो इस बार कोई गलत काम किया तो, इस बार कोई चतुराई की तो, इस बार कुछ कोशिश किया तो। लेकिन ख्वाजा आसिफ क्या कर रहा है? ख्वाजा आसिफ ये बोल रहा है हम घुस जाएंगे, यानी कि आर्मी का उपयोग करेंगे। वो पुराने दौर के पाकिस्तान के युद्ध रणनीति को रट रटा कर आया होगा। उसको पता नहीं है कि स्थितियां बदल चुकी है और अब ये इंतजार नहीं किया जाता है कि पाकिस्तान अगर पंजाब का फ्रंट खोलेगा तो भारत केवल डिफेंसिव मोड में रहेगा, वहां पर पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्रों में ही लड़ाई होगी। अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में एलओसी के ऊपर फायरिंग करेगा तो भारत केवल जम्मू कश्मीर के रीजन में सेना को छूट देगा। या पाकिस्तान अगर आर्मी टू आर्मी लड़ाई करने की कोशिश करेगा तो भारत एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये वो दौर भी नहीं है जब करगिल वार के समय में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय ज़्यादा दबाव था कि एलओसी क्रॉस नहीं करना है, हम सेना का इस्तेमाल करेंगे। अभी मोदी का ये दौर है, ये जवाहरलाल नेहरू का दौर नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू सोचते रहे कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक संघर्ष चलेगा तो यूएन में चले जाओ और वहां जाकर पीओके उसको दे के आ जाओ। अगर उस समय भी पाकिस्तान पर अटैक किया गया होता, राजस्थान का पंजाब का फ्रंट खोला होता, तो जम्मू कश्मीर से ये जितने भी पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए थे वो भाग गए होते। लेकिन उस समय तो हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए थे कि हम अटैक नहीं करेंगे। वही बात शास्त्री ने की और 1965 में जब इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की तरफ किया तो उन्होंने कहा नहीं, पंजाब का फ्रंट भी खोल दो। ये सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है भारत पाकिस्तान के बीच, तोपों की लड़ाई, टैंक और तोप की लड़ाई। पाकिस्तान घुटने पर आ गया था 2 दिन के अंदर। और अभी तो ये मोदी का काल है। ऐसे समय में अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा, यहां तक यहां टेररिस्ट अटैक होता है, आतंकवादी हमले होते हैं और उसकी गूंज पाकिस्तान में सुनाई देती है, तो ख्वाजा आसिफ तो बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की सेना सोच रही है कि इस बार क्या होगा। सबसे ज्यादा तैयारी नेवी की है और ऑपरेशन सिंदूर के समय ये राजनाथ सिंह ने ही कहा था कि अगली बारी आपकी आने वाली है। एयरफोर्स का थोड़ा बहुत जो काम था वो हो गया है, आर्मी हमेशा काम करती रहती है और इस बार जो संघर्ष होगा तो आपका काम बढ़ जाएगा, मतलब कराची तक पहुंच आपकी होगी। और इसलिए पाकिस्तान को यह डर तो लग रहा है कि अगर हम खुद ना करें, हमारे ये जितने आतंकी संगठन हैं उसमें से कोई ज्यादा एक्टिव मोड में आ जाए, कोई ज्यादा जिहादी बन जाए और भारत के अंदर जो आजकल कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, मंदिरों को रेकी किया जा रहा था, विस्फोट हो गया, तो इस बार तो अरब जंग के बीच, ईरान जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ये तैयारी करके बैठे हैं कि एक भी आतंकी संगठन नहीं बचेगा जो पिछले बार लिस्ट में कुछ चिन्हित करके छोड़ दिया गया था, उसका भी सफाया होगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ईरान युद्ध, आर्थिक संकट, यूएई का दबाव और भारत के साथ तनाव, इस सब ने मिलकर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।